तो कहानी की शुरुआत एक महिला को दिखाते हुए होती है जो कि एक गांव की मार्केट में किसी को ढूंढ रही थी। यहाँ पर हमें उस महिला का चेहरा तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन इस लेडी का नाम होता है नोरा। और असल में ये काफी ज्यादा अमीर लेडी थी। मार्केट के अंदर बहुत तरह की दुकानें होती हैं और दुकानदार आवाज लगाकर कस्टमर्स को अपनी दुकान में आकर्षित कर रहे होते हैं। नोरा लेकिन सभी को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रही थी और अब वो एक छोटी सी दुकान के पास पहुंचती है जहां पर बहुत सारी लेडीज की भीड़ खड़ी हुई थी। नोरा उस दुकान पर पहुंचती है और वहां पहुंचकर वो देखती है कि सभी लेडीज अपने हस्बैंड को बेटर बनाने के लिए कुछ नुस्खे खरीद रही होती हैं। उस दुकान पर एक महिला भी होती है जो कि कुछ मसालों से किसी तरह का मिक्सचर बनाकर बेच रही थी, यानी कि कुछ ब्लैक मैजिक टाइप, और हिंदी में कहा जाए तो टोटके। अब नोरा उस दुकान वाली लेडी को एक चिट्ठी देती है जिसमें लिखा हुआ था लिंत्रिक। अब ये दुकान वाली लेडी उस चिट्ठी को अपने पास रख लेती है और नोरा को अपने साथ ले जाती है। हम देखते हैं कि वो दोनों एक अंधेरे कमरे में जा रहे थे। वो लेडी कहती है कि बहुत समय के बाद किसी ने उससे लिंत्रिक जादू करने के लिए बोला है। वो एक्सप्लेन करती है कि लिंत्रिक एक एंशिएंट ब्लैक मैजिक है। ये एक ऐसा रिचुअल होता है जो कि किसी भी इंसान को इमोशनली और फिजिकली कंट्रोल कर सकता है, पर इसमें रिस्क बहुत है। तो नोरा कहती है कि वो हर तरह का रिस्क लेने के लिए रेडी है। तब वो लेडी लिंत्रिक वाला रिचुअल शुरू करती है। यहाँ पर नोरा उसको एक आदमी का फोटोग्राफ और उसकी अंडरवेयर देती है रिचुअल करने के लिए, जिसको वो अपने प्यार में फंसाना चाहती थी। इस आदमी का नाम असल में आर्यो था। उस फोटोग्राफ के ऊपर वो काला जादू करने वाली लेडी कार्ड से कुछ रिचुअल करती है, जिसके बाद एक लाश को कब्र से निकाला जाता है और अब फाइनली आर्यो की फोटोग्राफ की मदद से यहाँ पर काला जादू शुरू करा जाता है। खैर अब ये दोनों ही इविल टेम्पल के अंदर जाकर आगे का रिचुअल करते हैं और ये काला जादू करने वाली लेडी एक एंशिएंट डांस कर रही होती है, साथ ही साथ कुछ मंत्र भी बोल रही होती है। उसके पीछे उसके फॉलोअर्स जो होते हैं वो भी रिचुअल का पार्ट बनते हैं। रिचुअल खत्म होते ही सब शांत हो जाता है और सभी अपना सर झुकाकर बैठ जाते हैं कि तभी वहां पर एक भयानक डीमन आ जाता है जो कि एक बड़े से बकरे जैसा दिख रहा था, जो कि असल में मेरे हिसाब से सेटन होगा। उसकी एक छोटी सी झलक हमको दिखाई जाती है। खैर अब इसके बाद हम देखते हैं एक कपल को जिनका नाम होता है आर्यो और आनंद, और यहाँ आर्यो के ऊपर ही नोरा ने रिचुअल करवाया था। खैर हम देखते हैं कि आर्यो और आनंद जो होते हैं इनकी शादी को कुछ ही महीने बीते थे। खैर अब ये सुबह सुबह साथ में ब्रश करते हैं, तैयार होते हैं और फिर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। आनंद ने असल में आर्यो का फेवरेट खाना बनाया होता है जो कि उसको काफी पसंद आता है। अब आनंद आर्यो से कहती है कि आज वो डे ऑफ ले ले, लेकिन आर्यो बोलता है कि आनंद को ईटरी जाना है, और ईटरी का मतलब होता है छोटा सा रेस्टोरेंट या फिर ढाबा। आर्यो बोलता है कि वो तो डे ऑफ ले लेगा, लेकिन उसे ईटरी के डेट्स भी तो चुकाने हैं। जिसके बाद सीन कट होता है और वो दोनों बाइक पर जा रहे होते हैं। अब आनंद आर्यो से पूछने लगती है कि वो उसको अपने माता पिता से कब मिलवा रहा है, तो आर्यो कहता है कि वो रिलैक्स रहे और वो उसको जल्दी ही अपने माता पिता से मिलवाएगा। यानी कि अब तक लड़के के माता पिता को पता नहीं था कि उन दोनों ने शादी कर ली है। खैर इसके बाद ईटरी का सीन आता है जहां पर हमको अमारा नाम की लड़की और यांतो नाम का लड़का दिखाया जाता है। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि बॉस अभी तक नहीं आए हैं। साथ ही साथ वो एक दूसरे को टीज भी कर रहे होते हैं, और मेरे ख्याल से ईटरी का ओनर कोई और नहीं बल्कि आनंद खुद होती है। अब यांतो अमारा से कहता है कि वो गुस्से में काफी सुंदर लगती है, जिसको सुनकर वो काफी शर्मा गई थी। बाहर असल में अमारा के पिता आए हुए थे जिनको वो कॉफी देने चली जाती है, और इतने में ही आनंद भी वहां पर आ गई थी। अब आनंद अमारा से कहने लगती है कि वो यहाँ पर क्यों है, उसे तो कॉलेज में होना चाहिए था। तो अमारा बोलती है कि वो उसके लिए इंतजार कर रही थी, वो उसको बाय कहना चाहती थी। और हमको पता लगता है कि अमारा असल में आनंद की कजन है, और जो अंकल बाहर बैठकर कॉफी पी रहे थे वो असल में आनंद के ही अंकल थे। अब आनंद अमारा से कहती है कि वो मन लगाकर पढ़ाई करे क्योंकि वो ग्रेजुएट होने वाली है। इतने में ही उसके अंकल ये कहने लगते हैं कि अब उनको चलना चाहिए, और आनंद और आर्यो को वो बाय बोलकर जाने लगते हैं। असल में उनके अंकल इन दोनों से थोड़े से नाराज थे क्योंकि आर्यो के माता पिता की अब एज हो गई थी और उनकी कंडीशन की वजह से वो दोनों शादी में नहीं आ पाए। आनंद यहाँ आर्यो को समझाती है कि अंकल जल्दी ही शांत हो जाएंगे। इसके बाद में आर्यो समझकर वहां से चला जाता है। अब आनंद भी अपने काम में व्यस्त हो जाती है और उसकी शॉप पर काफी कस्टमर्स आने लगे थे। आनंद सभी को उनकी स्पेशल डिश नेनू सर्व करने लगती है जो कि बकरे के सर से बनता था। अब वहाँ एक बच्चा अपने परिवार के साथ आया होता है, वो वहाँ की वीडियो बना रहा था। तभी उनकी टेबल पर उनकी डिश को सर्व करा जाता है जिसमें बकरे का ही सर था, यानी कि नेनू। अब ये बच्चा इस डिश की वीडियो बनाने लगता है कि तभी वो नोटिस करता है कि उस बकरे के सर की आंखें खुल गई हैं। वो काफी डर जाता है, लेकिन किसी को भी ऐसा नहीं दिख रहा था। और फिर उसको किचन में से आवाज आने लगती है जो कि बकरे की ही थी, और जैसे ही वो अपना मोबाइल लेकर किचन की तरफ जाता है तो वहां पर एक बड़े से ढके हुए बर्तन में से ये आवाज आ रही होती है। वो उसको खोलकर देखता है तो वहां पर उसको वैसा ही डीमन दिखता है जो कि स्टार्टिंग में रिचुअल के वक्त दिखा था। इससे वो काफी डर जाता है, लेकिन इतने में ही यांतो वहां पर आ जाता है और वो फिर से उसको खोलकर दिखाता है, लेकिन इस बार वहां पर कुछ नहीं था बल्कि बकरे पक रहे थे। खैर इसके बाद सीन कट हो जाता है और हमको आनंद के घर का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि किसी तरह की परछाई या फिर स्पिरिट सीलिंग के अंदर जा रही थी।
यानी कि काले जादू का असर शुरू हो चुका था। अब आनंद बिस्तर बना रही होती है और जैसे ही वो वहां से जाने लगती है तो बिस्तर में से कोई परछाई आकर खड़ी हो जाती है और जैसे ही आनंद पलट कर देखती है तो सब कुछ नॉर्मल हो गया था। फिर उसको किचन में से आवाज आने लगती है। वो वहां पर जाकर देखती है तो प्रेशर कुकर की आवाज आ रही थी, जिसके चलते वो गैस को बंद कर देती है और बाहर आती है। अब वहां पर उसे पर्दे के पीछे कोई नजर आता है और अचानक से ही नीचे जमीन पर गिर पड़ता है। ये असल में एक पोचोंग था, यानी कि कपड़े में लिपटी हुई लाश, जिसका इस्तेमाल शुरुआत में रिचुअल के लिए करा गया था। अब ये लाश जो होती है वो लुढ़कते हुए आनंद के पास आने लगती है और उसका फेस पूरी तरह से जला हुआ था, जिससे कि वो बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है कि इतने में ही वो नींद से जाग गई थी। और फिर आनंद को अलमारी के ऊपर वही लाश बैठी नजर आती है, जिसके चलते वो फिर से चिल्लाने लगती है। लेकिन इतने में ही आर्यो वहां पर आ जाता है और उसको शांत करता है। अब आनंद आर्यो को बोलती है कि वो उसे कभी भी अकेला ना छोड़े और वो उसके बिना अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकती। इसके चलते आर्यो बोलता है कि वो उससे कभी दूर नहीं जाएगा। अब इसके बाद में ये दोनों ही सो जाते हैं और आधी रात को हम देखते हैं कि एक मिस्टीरियस महिला आर्यो को कॉल कर रही थी। हमको इस महिला का चेहरा तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन ये लेडी कोई और नहीं बल्कि नोरा ही होती है। आर्यो नोरा से बात करने के लिए रूम से बाहर चला जाता है, जहां पर वो उससे ये बोलता है कि वो उसको इतनी रात को कॉल क्यों कर रही है। तभी हम देखते हैं कि इससे आनंद की नींद खुल जाती है और वो चुपचाप आनंद की बातों को सुनने लगती है। अब आर्यो उसको देख लेता है और पूछता है कि वो जाग क्यों गई, तो आनंद बोलती है कि उसको प्यास लग रही थी। तभी आनंद आर्यो से ये पूछने लगती है कि इतनी रात में किसका कॉल था, तो आर्यो झूठ बोल देता है कि मिस्टर नावीर यानी कि उसके कलीग का कॉल था और वो ऐसे ही रात में कॉल कर देते हैं, यानी कि काम के सिलसिले में। इसके चलते वो उसको पानी पीने के लिए बोलता है, जिसके बाद में वो सोने चले जाते हैं। अब अगली सुबह वो दोनों ही आर्यो के ऑफिस गए थे। आनंद उसको ड्रॉप करने जा रही होती है क्योंकि आर्यो ऑफिस के काम से आउट ऑफ टाउन जा रहा था। अब इन दोनों को ही वहां पर मिस्टर नावीर मिल जाते हैं, जिसको देखकर आर्यो काफी घबराने लगता है क्योंकि उसने रात को झूठ बोला था। खैर अब आर्यो यहाँ पर किसी मीटिंग का बहाना बनाने लगता है और मिस्टर नावीर को अपनी बातों में उलझा लेता है। वो ये भी बोलने लगता है कि हमें ऑफिस के काम से आउट ऑफ टाउन जाना है, तो क्या उसकी तैयारी कर ली गई है, और ऐसी ही बातें कर कर वो उन्हें वहां से भेज देता है। अब आनंद शक भरी निगाहों से आर्यो से पूछने लगती है कि क्या वो उससे प्यार तो करता है, जिसके चलते आर्यो उसको अपनी प्यारी बातों में उलझा लेता है और वहां से भेज देता है। अब आनंद अपने अंकल के घर पर आती है और वहां पर आंटी उससे ये पूछती है कि वो ईटरी नहीं गई, तो उस पर आनंद ये बोलती है कि कुछ दिनों से ईटरी पर कस्टमर आने काफी कम हो गए हैं, तो काम इतना नहीं होता और आर्यो भी आउट ऑफ टाउन गया हुआ है। अब इस बात पर अमारा आनंद से कहती है कि आप अकेली हैं तो मैं आपके घर सो जाऊंगी। अब आनंद फिर ईटरी चली जाती है और वहां पर एक लेडी आकर वहां की स्पेशल मील ऑर्डर करती है और ये लेडी नोरा ही थी। अब तभी नोरा का ऑर्डर आ गया था, लेकिन वो आनंद को अपने साथ बैठने के लिए बोलती है। अब आनंद जो होती है वो नोरा के नेल्स की तारीफ कर रही होती है, जिसके चलते नोरा अपनी नेल पेंट उसको गिफ्ट कर देती है। अब आनंद बोलती है कि वो ऐसे तो गिफ्ट नहीं लेती, लेकिन नोरा के काफी बोलने पर आनंद गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर शुक्रिया अदा करती है। तभी नोरा के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है, जिसको देखकर वो वहां से जाने लगती है। आनंद बोलती है कि आपने खाना तो खाया ही नहीं, तो मैं आपके लिए इसको पैक कर देती हूँ। नोरा इसके लिए मना करती है और डबल पैसे देकर वहां से जाने लगती है। आनंद उससे ये बोलती है कि ये तो काफी ज्यादा पैसे हैं, जिस पर नोरा बोलती है कि उसे इसकी जरूरत है, वो इसको रख ले। ऐसा कहकर नोरा वहां से कार में बैठकर निकल जाती है। अब यान तो मार्केट से गुजरते हुए नोरा के साथ में आर्यो को अपने कार में बैठकर कहीं जाते हुए देख लेता है और काफी शॉक्ड रह जाता है। और ये बात तो हम जानते ही हैं कि नोरा ने काला जादू आर्यो के ऊपर करवाया था, जिसके चलते ये सब हो रहा था। खैर अब आनंद घर पर अमारा के साथ होती है, वो गॉसिप्स कर रही होती हैं। अमारा बोलती है कि आर्यो ने अगर तुम पर कभी चीट किया तो क्या होगा, तो तुम उसको तो छोड़ोगी ही नहीं। कि तभी सीलिंग से कुछ आवाज आने लगती है, जैसे कि ऊपर कोई चल रहा हो। वो दोनों ऊपर चेक करने जाते हैं कि ये आवाज क्या है। आनंद सीलिंग पर चढ़कर देखती है और वहां पर काफी अंधेरा था, इसलिए आनंद अमारा को कबर्ड में से फ्लैश लाइट लाने के लिए कहती है। अब अमारा उसको फ्लैश लाइट लाकर देती है और आनंद सीलिंग चेक करती है, लेकिन उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। अब वो दोनों बातें करते हैं कि वो किस चीज की आवाज होगी, जिसके बाद में वो सोने चले जाते हैं। अब आनंद बार बार फोन चेक कर रही होती है कि आर्यो के कॉल्स या फिर मैसेजेस आए हैं या फिर नहीं, क्योंकि जब से वो गया था तब से उसने ना कॉल किया था ना ही मैसेज किया था। खैर तभी आनंद को अचानक से पैरों में गुदगुदी होने लगती है, तो वो अमारा से बोलती है कि वो अपने पैर अपने पास रखे उसको गुदगुदी हो रही है। अब आनंद पीछे पलट कर देखती है तो अमारा के पैर तो साइड ही थे। वो ब्लैंकेट हटाकर देखती है तो उसको एक सांप दिखता है, जो कि बिस्तर के नीचे जा रहा था। वो तभी डर के मारे अमारा को जगाती है और दोनों ही काफी डर चुके थे। ये दोनों ही मिलकर सांप को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिलता। खैर अगली सुबह आनंद रेस्टोरेंट में बकरियों के सर बाहर वेस्ट में फेंक रही होती है, क्योंकि वहां पर कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा था। अंदर ही अंदर यान तो अमारा को बताता है कि उसने आर्यो को कल किसी लड़की के साथ कार में बैठकर कहीं जाते हुए देखा था। अब अमारा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और बोलती है कि वो बातें बनाना छोड़ दे, और वो उसको काफी डांटने लगती है। कि तभी वहां
वहाँ पर आनंद भी आ जाती है और यान तो कहता है कि मैंने इस चीज के लिए फोटोग्राफ भी ली थी, लेकिन शॉकिंगली फोन के अंदर कोई भी फोटोग्राफ नहीं मिलती। अब आनंद गुस्से में कहती है कि आर्यो काम के सिलसिले में आउट ऑफ टाउन गया हुआ है और वो यहाँ पर उल्टी सीधी कहानियां ना बनाए, क्योंकि वो वैसे ही काफी परेशान थी क्योंकि आर्यो का कोई भी कॉल या फिर मैसेज नहीं आया था। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि शक के बीज तो अंदर बो दिए गए थे। अब शाम को आनंद घर पर आती है जहां वो काफी टेंशन में थी क्योंकि आर्यो ने उसको कॉल मैसेजेस नहीं किए थे। तभी अमारा और उसके दोस्त और उसके अंकल भी वहां पर आ जाते हैं और वो सभी बोर्ड गेम्स खेल रहे थे। अंकल इधर उधर घूम रहे होते हैं कि तभी उन्हें भी सीलिंग से कुछ आवाज आती है। वो भी ऊपर चढ़कर चेक करते हैं जहां पर काफी अंधेरा था, इसलिए वो लाइटर इस्तेमाल करते हैं रोशनी करने के लिए। वो सीलिंग के ऊपर चढ़कर इधर उधर देख रहे होते हैं कि तभी हवा के झोंके से उनके लाइटर की आग बुझ जाती है और वो फिर से लाइटर जलाते हैं कि तभी उन्हें वहां पर डीमन दिखता है जो कि बकरे की तरह दिख रहा था, जिससे कि वो बहुत डर जाते हैं और तभी सीलिंग टूट पड़ती है और अंकल नीचे गिर जाते हैं। सभी वहां पर भाग कर आते हैं और अंकल को देखते हैं कि तभी वहां पर आर्यो आ जाता है। खैर अब अमारा इससे काफी परेशान हो गई थी और तभी वो अपने पिता को अपने घर पर ले जाती है। अब हम देखते हैं कि आर्यो काफी शांत और चुपचाप सा बैठा होता है और आनंद आर्यो से लगातार पूछे जा रही थी कि इतने दिन से उसका कोई भी कॉल या फिर मैसेज क्यों नहीं आया, लेकिन इस बात पर आर्यो कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप ही बैठा रहता है। अब आनंद उसको फिर से कहने लगती है कि क्या उसे उसकी बिल्कुल भी याद नहीं आई और क्या उसको याद नहीं है कि उसकी कोई पत्नी भी है, लेकिन आर्यो इससे गुस्से में आकर कहता है कि मैं वहां पर काम में व्यस्त था, वहां पर नेटवर्क भी नहीं थे और इसलिए वो उसे कॉल या फिर मैसेज नहीं कर पाया, लेकिन वो उसको लगातार मिस कर रहा था। आर्यो कहने लगता है कि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके लौटने पर वो काफी खुश होगी, लेकिन वो उससे सवाल पूछी जा रही है। खैर अब ऐसा कहकर गुस्से में आर्यो बाथरूम चला जाता है। अब आनंद उसको मनाने के लिए गर्म पानी उसके लिए लेकर जाती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि वो किसी से छुपकर बातें कर रहा था और कहने लगता है कि उसको फिर से आउट ऑफ टाउन जाना पड़ेगा और वो जिससे बात कर रहा था कहने लगता है कि हम फिर से मिलेंगे। अब आनंद शक करते हुए उसको बाहर बुलाती है और पूछती है कि आर्यो किससे बात कर रहा था, तो वो बोलने लगता है कि कस्टमर से बातें कर रहा था और वहां से चला जाता है। आनंद बाथरूम में मिरर के सामने खड़ी होती है और अपनी नेल पेंट देख रही होती है। वो नेल पेंट निकालने का सोचने लगती है और उसके लिए वो अपनी रिंग अपनी उंगली से निकालती है। रिंग नीचे गिर जाती है और आनंद उसको उठाने के लिए झुकती है। वो देखती है कि शैम्पू की बोतल भी नीचे गिर गई थी, उसमें से शैम्पू भी निकल रहा था। अब आनंद रिंग उठाती है और बाथटब के अंदर बैठकर नेल पॉलिश रिमूवर से नेल पॉलिश निकालने लगती है, लेकिन होता यह है कि उसकी नेल पॉलिश निकल नहीं रही थी। वो गुस्से में इतनी जोर से उसको घिस देती है कि गलती से अपना नाखून ही तोड़ लेती है। अब आनंद बाथरूम से उठकर जाने लगती है, लेकिन शैम्पू पर फिसल कर वो गिर जाती है और देखती है कि टेबल पर जो कैंची रखी हुई थी वो उसकी तरफ गिरने लगी थी, लेकिन वो किसी तरह से खुद को बचा लेती है। खैर अब दिखाया जाता है कि रात भर आनंद को नींद नहीं आ रही होती और वो बस यही सोचे जा रही थी कि आर्यो उसको झूठ क्यों बोल रहा था और वो कुछ तो छुपा रहा है, कि तभी आर्यो के फोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आता है। आनंद उस कॉल को रिसीव करती और हेलो बोलती है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता। अब कॉल कट हो जाती है और आनंद चुपके से आर्यो के फोन को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो जाती है और फिर वो फोन रखकर जाने लगती है कि तभी आर्यो के फोन पर किसी का वीडियो कॉल आता है। अब वीडियो कॉल पर वो एक कबर्ड को देखती है जिसके अंदर से एक पोचोंग उसके सामने आ जाता है। आनंद ये देखकर काफी डर जाती है कि तभी हम गौर करते हैं कि आनंद के पीछे भी एक डीमन था, वो उसको पकड़ने आ रहा था। अब फोन के अंदर जो भी दिख रहा होता है उसको देखकर आनंद बहुत डर जाती है और हाथ से फोन छूट जाता है कि इतने में इस आवाज से आर्यो जाग उठता है और वो उसको काफी डांटता है कि वो उसकी नींद खराब क्यों कर रही है और उसको सुबह जल्दी ऑफिस जाना है, तो वो उसको सोने दे। यानी कि अब उसको आनंद की बिल्कुल चिंता नहीं थी, उसे खाली अपनी चिंता होती है। अगली सुबह आनंद को आर्यो के बैग में से नेल पॉलिश मिलती है और वो उसको जगाती है और पूछती है कि ये नेल पॉलिश किसकी है, लेकिन आर्यो इस बात पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता और आनंद को इग्नोर करके बाथरूम में चला जाता है। अब आनंद आर्यो से ढेर सारे सवाल पूछने लगती है, लेकिन आर्यो उसे इग्नोर कर देता है। उन दोनों की आपस में बहस भी हो जाती है। आर्यो लड़ाई के बीच में आनंद के अंकल की बात भी ले आता है और बहस चलती रहती है। अब अचानक से होता यह है कि डोरबेल बजती है और घर के बाहर कोई आया हुआ था और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि नोरा होती है। उसको देखकर आर्यो और आनंद दोनों ही शॉक्ड रह गए थे। अब आर्यो इस चीज से बहुत टेंशन में आ जाता है कि नोरा आनंद को सारा सच ना बता दे और नोरा उन दोनों को थोड़ा सा टीज करती है और ये कहती है कि हम खाली बिजनेस पार्टनर्स हैं और इसके अलावा कुछ और नहीं है, जिसके चलते वो वहां से चली जाती है। अब नोरा के जाने के बाद में आनंद को लगता है कि हाँ, शायद से यही वो लेडी है जिसका कॉल आ रहा था और ये दोनों बिजनेस पार्टनर्स ही हैं। अब आनंद आर्यो से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। आर्यो उसको बोलने लगता है कि मैं वहां पर काम इतनी लगन और मेहनत से करता हूँ, लेकिन वो उस पर शक करती रहती है और अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना कहकर आर्यो दूसरे रूम में जाने लगता है, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एनीवेज आर्यो पलट कर आनंद को देखता है और उसे आनंद बिल्कुल बूढ़ी लीडी जैसी दिख रही थी और ये सब असल में लिंथरिक स्पेल की वजह से हो रहा था ताकि आर्यो आनंद से दूर हो जाए। खैर अब आनंद ईटरी में यान्तो के पास जाती है और उससे कुछ बात कर रही होती है कि तभी वहां पर आर्यो आ जाता है और वहां की स्पेशल मील को ऑर्डर करता है। उनके पास अंकल भी आकर बैठ जाते हैं।
अब आनंद आर्यो को ऑर्डर लेकर आती है और वो उसको खाता है, लेकिन उसका टेस्ट बिल्कुल भी उसको अच्छा नहीं लग रहा होता। अंकल उससे पूछते हैं कि क्या ये अच्छा नहीं बना, लेकिन इस पर आर्यो कहता है कि नहीं, काफी अच्छा है। अब गलती से अंकल से एश ट्रे टेबल से नीचे गिर पड़ती है और उसे उठाने के लिए अंकल झुकते हैं कि तभी अंकल को आर्यो के पीछे कुछ दिखाई देता है। खैर अब अंकल ऊपर आते हैं और देखते हैं कि आर्यो के पीछे ढेर सारे पोचोंग थे, यानी कि सफेद कपड़े में लिपटी हुई लाशें खड़ी हुई थी। अब अंकल ये देखकर बहुत घबरा जाते हैं और आनंद उनके लिए कॉफी लेकर आई थी, लेकिन वो आनंद से ये कहते हैं कि वो यहाँ पर जा रहे हैं और बाद में आएंगे। वो इतने ज्यादा डर गए थे कि वो तुरंत ही वहां से निकल जाते हैं, जैसे कि उनको कुछ पता लग गया हो। अब आनंद उनको रोकने के लिए बाहर जाती है, लेकिन वो नहीं रुकते। वो गाड़ी लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। घर जाकर अंकल किताबों में इन सब के बारे में पढ़ते हैं और उनको पता चलता है कि ये तो लिंथरिक स्पेल है। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो काला जादू करने वाली लेडी नोरा को ये बता रही होती है कि उसको रिचुअल्स खुद ही परफॉर्म करने पड़ेंगे और तभी वो अच्छे से काम करेंगे, which explains कि आर्यो अभी भी आनंद की फिक्र क्यों करता था। एनीवेज रात में हम देखते हैं कि नोरा चुपचाप आनंद और आर्यो के घर पर आती है। वो दोनों सो रहे होते हैं और नोरा चुपचाप आनंद के कुछ बाल काट लेती है और उसके कुछ कपड़े भी अपने साथ ले जाती है ताकि वो रिचुअल को और अच्छे से कर पाए। अब नोरा बिल्कुल वैसे ही रिचुअल परफॉर्म करती है जैसे कि उस लेडी ने स्टार्टिंग में किया था। रिचुअल खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि आर्यो अब पूरी तरह से उसके वश में आ गया था और सुबह वो जल्दी उठकर कहीं पर जाने लगता है। अब आनंद उठकर आर्यो को पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन वो उसको कहीं पर भी नहीं मिलता कि तभी आनंद को बकरी वाला डीमन उसके घर पर दिखता है। अब ये डीमन आनंद के सामने आ जाता है, जिससे कि वो काफी डर जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है, जिसके चलते वो फ्लोर पर भी गिर गई थी। अब आनंद की जब आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक रेगिस्तान में पाती है। वो उठकर घबराते हुए इधर उधर देखने लगती है और वहां पर उसको आर्यो अपना सर फोड़ते हुए दिखाई देता है। आनंद उसके पास जाती है और पूछती है कि आर्यो तुम ये सब क्यों कर रहे हो, कि तभी उसके पीछे वो डीमन आ जाता है और उसका गला दबाने लगता है, जिसके चलते आनंद की आंखें अचानक से अपने घर में ही खुलती है और वो बहुत घबरा जाती है और यान्तो और ईट्रे की हेल्पर से वो हेल्प मांगने जाती है ताकि वो आर्यो को ढूंढ पाए। खैर अब ये लोग आर्यो के ऑफिस तक पहुंच जाते हैं उसके बारे में पूछताछ करने के लिए, लेकिन वहां पर भी उनको आर्यो के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। अब दूसरी ओर आनंद के अंकल आनंद और अमारा उसके घर पर जाते हैं ये पता लगाने के लिए कि आखिरकार ये सब चीजें उनके साथ हो क्यों रही है। आनंद के घर पर उसके अंकल को एक टोटका मिलता है और वो अपनी बेटी अमारा से ये कहते हैं कि उनका शक सही निकला, किसी ने आनंद के घर पर काला जादू करवाया है। वो लोग घर के सारे पर्दे और दरवाजे बंद कर देते हैं। यहाँ पर हमको ये बात भी पता लगती है कि आनंद के अंकल को भी काले जादू की थोड़ी बहुत नॉलेज थी। खैर आनंद के घर में क्या परेशानी है ये पता लगाने के लिए आनंद के अंकल भी कुछ रिचुअल्स करते हैं। वो कुछ ट्रांस जैसी स्टेट में होते हैं जिसके अंदर अंकल की बॉडी घर में ही रहती है, पर दिमाग और सोल जो होती है वो जहाँ पर काला जादू हुआ था वहां पर पहुंच जाती है। बेसिकली वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर रहे थे। खैर अब अंकल ट्रांस में जाकर छानबीन करने लगते हैं कि आखिरकार किसने आनंद और आर्यो के ऊपर काला जादू किया था, और तब हमको पता लगता है कि वो काला जादू करने वाली लेडी को पता लग चुका था कि कोई उसके ऊपर नजर रख रहा है, जो कि आनंद के अंकल ही थे। अंकल ट्रांस में एक कब्र के अंदर होते हैं और ये वही कब्र होती है जिस पर नोरा ने रिचुअल करा होता है, जिसकी मदद से वो आर्यो को अपने कंट्रोल में कर रही थी। लेकिन तभी अमारा को सीलिंग पर से किसी के चलने की आवाज आती है और वो ऊपर चेक करने जाती है। उसे वहां पर बकरी का सर दिखता है जो कि उस पर हमला कर देता है। वो अपने पिता की मदद मांगती है, आवाज लगाती है, लेकिन उसके पिता तो ट्रांस में होते हैं और इसलिए वो उसकी हेल्प करने नहीं आ पाते। अब अमारा उस बकरी के सर से जैसे तैसे बचकर अपने पिता के पास आती है और उनको उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता होश में नहीं आ पाते क्योंकि वो ट्रांस में फंस चुके थे। अब हम देखते हैं कि ट्रांस के अंदर अमारा के पिता के ऊपर कब्र में मौजूद जो लाश होती है यानी कि पोचोंग हमला कर देता है, और ऐसा असल में वही काला जादू करने वाली लेडी कर रही होती है ताकि वो अमारा के पिता को खत्म कर पाए, क्योंकि वो रिचुअल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब वो खत्म होने ही वाले होते हैं कि इतने में ही अमारा उनको तेज आवाज लगाती है और उसके पिता रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं और बच जाते हैं। अब ये दोनों ही घर से बाहर आते हैं जहां पर अमारा के पिता आनंद को कॉल करने के लिए कहते हैं और ये बोलते हैं कि सब साथ में ही रहना, और उसके बाद में वो कहीं बाइक से चले जाते हैं। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि आनंद अभी भी आर्यो को ढूंढने में लगी हुई थी। तभी आनंद को याद आता है कि आर्यो की एक फेवरेट फूड शॉप है और वो वहां पर अक्सर जाया करता था, तो आनंद सोचती है कि एक बार वहां पर भी चेक कर लिया जाए। अब आनंद उस शॉप पर आकर काउंटर पर लेडी से आर्यो की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछती है, तो वो घबराकर बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही थी। खैर इतने में ही यान तो देखता है कि जो आर्यो था वो नोरा के साथ कार में से उतरकर उसी शॉप पर आ रहा था। आर्यो और नोरा आनंद को देख लेते हैं और कार में बैठकर भागने लगते हैं। इतने में ही आनंद उनका पीछा करती है, लेकिन वो वहां से भाग पड़ते हैं।
अब आनंद जंगल में अकेली बैठी हुई थी और अपने पास्ट की बातें याद कर रही थी। अब ये दोनों ही ईटरी में पहली बार मिले थे। वहां पर आर्यो खाना खाने आया हुआ था। तो आनंद जो होती है वो आर्यो को वही स्पेशल डिश यानी कि नेनू सर्व करती है, यानी कि बकरे के सर वाली डिश। अब आर्यो को ये डिश बहुत ही पसंद आती है और वो ये बोलता है कि उसे इस चीज को स्पेशल मील बना देना चाहिए, और उसके बाद से ही वहां पर ये फेमस हो गई थी। खैर ये अच्छे मोमेंट सोचकर आनंद बहुत रोने लगती है और तभी वहां पर अमारा आती है और उसको संभालती है। अमारा यहाँ पर आनंद की बहुत ही ज्यादा सपोर्टिंग कजन थी। वो उसको हर हालत में खुश देखना चाहती थी। अब ये दोनों ही अमारा के पिता के पास जाते हैं और वहां पर वो उनको ये बताते हैं कि आर्यो पर किसी ने लिंथरिक स्पेल का इस्तेमाल किया है और इसलिए वो ऐसा बर्ताव कर रहा है, वो किसी के वश में है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि नोरा ही थी। आनंद उनको बताती है कि वो आर्यो के बच्चे की माँ भी बनने वाली है, जो कि खुशखबरी थी, लेकिन यहाँ पर आर्यो ही नहीं था। खैर अगले दिन ईटरी का सीन आता है जहां पर यान्तो और वहां की हेल्पर आपस में बात कर रही होती है, यानी कि जो कुछ भी कल हुआ था, आनंद और आर्यो की लड़ाई जो बीच मार्केट में हुई थी। अब वहां पर वो ये बोलता है कि अगर मैं उस चीज को रिकॉर्ड कर लेता और पोस्ट कर देता तो सोशल मीडिया पर वो वायरल हो सकते थे और फिर वहां पर कस्टमर भी आने लगते। फिर इसके बाद वहां पर हेल्पर जो होती है वो बकरी के कटे हुए सर को, जो कि वेस्ट हो गए थे, उनको कचरे में फेंकने जाती है। अब इनकी ईटरी के पीछे ही एक गड्ढा खुदा हुआ होता है और वहां पर सारा वेस्ट उसके अंदर डाला जाता था। वो बकरी के सर को उसके अंदर डालकर जाने लगती है कि तभी एक बकरी का सर उछलकर गड्ढे से बाहर आ जाता है और वो इससे काफी डर जाती है और चिल्लाकर यान्तो को आवाज लगाती है। ये बोलती है कि ये सर उछलकर बाहर आ चुका है। अब यान्तो उसे फिर से कचरे में डालने के लिए फेंक देता है और जाने लगता है। अब यान्तो पलटकर जा ही रहा होता है कि तभी कोई उसे गड्ढे के अंदर खींचने लगता है। अब वो हेल्पर उसको बाहर खींचती है और दोनों घबराए हुए होते हैं। अब तभी उस गड्ढे में से ढेर सारी बकरियां जिंदा होकर बाहर आ जाती हैं और ये सब वो डीमन ही करवा रहा था। अब ये दोनों ही एक बकरे वाले डीमन को देखते हैं, जो कि स्टार्टिंग वाला ही डीमन होता है, जो कि रिचुअल की वजह से आया था और वो अब ईटरी के अंदर भी आ चुका है, यानी कि इनको खत्म करने की पूरी तैयारी हो गई थी। खैर वो डीमन उन दोनों को खत्म करने आया था और वो दोनों जैसे तैसे बचकर ईटरी से बाहर निकल जाते हैं और डर के मारे भाग जाते हैं। दूसरी ओर आनंद की मदद के लिए जो अमारा के पिता होते हैं वो उसको भी ट्रांस में जाना सिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अमारा इस चीज के लिए जिद कर रही थी कि वो भी हेल्प करना चाहती है आनंद की। अब वो घर के बाहर कब्र में लेटकर रिचुअल शुरू करते हैं, क्योंकि इसको ऐसे ही करा जाता था, यानी कि ट्रांस में इस तरह से ही जाया जा सकता है। अब अमारा और उसके पिता ट्रांस में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर अमारा उस काले जादू करने वाली महिला के पास जाकर उसका ध्यान भटकाने लगती है, उसको बातों में लगाती है और उससे लिंथरिक के बारे में पूछने लगती है। ये बताती है कि उसे एक लड़के पर वो लिंथरिक काला जादू कराना है। खैर दूसरी ओर अंकल जो थे वो रिचुअल करने वाली जगह पर जाकर आर्यो का फोटो ढूंढने लगते हैं। इनका प्लान ये था कि आर्यो का फोटो ढूंढकर उसको जला देंगे तो आर्यो लिंथरिक स्पेल से बाहर आ जाएगा। अब अमारा के पिता आर्यो का फोटो ढूंढ ही रहे होते हैं कि इतने में ही वो महिला उसके पास आ जाती है और अमारा को बंदी बना लेती है। अब ये डार्क शेमन जो है वो अमारा के पिता से कहती है कि मैंने तुमको पहले भी वार्न किया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब तुमको खत्म होना होगा। ये लेडी असल में जो थी वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी और ये जो डार्क शेमन है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, यानी कि अमारा के पिता की शक्तियों से इसकी शक्ति बहुत ज्यादा थी, इसके चलते वो उसे हरा नहीं पाते। अब ये जो डार्क शेमन होती है वो अमारा के पिता को इसी ट्रांस में खत्म करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में भी अंकल का ताबूत हवा में उड़ने लगा था। अब ये देखकर आनंद बहुत डर गई थी। वो डार्क शेमन जो होती है वो अब ट्रांस के अंदर ही अमारा के पिता को खत्म कर देती है, जिसकी वजह से रियल वर्ल्ड के अंदर भी वो खत्म हो गए थे और आनंद उनको देखकर बहुत डर जाती है और रोने लगती है। आनंद के पास में उनकी पत्नी भी होती है, यानी कि आनंद की आंटी, जिसके चलते वो भी बहुत ही ज्यादा रोने लगी थी। और उसके बाद में सबसे शॉकिंग सीन आता है जब ये डार्क शेमन जो होती है वो ट्रांस के अंदर ही अमारा को भी खत्म कर देती है, जिसके बाद हम आनंद और अमारा के पास्ट के अच्छे मोमेंट्स को देखते हैं और आनंद बहुत रो रही होती है। इसके बाद में सीन यहीं पर कट हो जाता है, यानी कि इनका प्लान फेल हो गया था। अब सभी लोग अमारा और उसके पिता का फ्यूनरल करते हैं। सभी बहुत ही दुखी थे। अब तभी आनंद अपने घर पर आती है, जहां पर वो आर्यो और अपने शादी की फोटो फ्रेम को देखती है, जिससे गुस्सा होकर वो उसको तोड़ देती है, क्योंकि ये सब उसकी वजह से ही हुआ था। अब आनंद जो होती है वो यान्तो और ईटरी की हेल्पर के साथ में नोरा को हराने का प्लान बनाती है और अब उसके पास में अपने अंकल की दी गई कुछ इन्फॉर्मेशन भी थी, जिससे कि वो तीनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर रिचुअल होता है। वहां पर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। वो लोग एक जंगल में पहुंचते हैं एक झरने के पास में और वो किसी लेडी का पीछा कर रहे थे। ये लेडी वही डार्क शेमन होती है, जो कि मिस्टीरियस लेडी थी, जो कि झरने में कूद जाती है और इससे तीनों हैरान रह जाते हैं। उनको लगता है कि वो लेडी खत्म हो गई, लेकिन तभी वो लेडी उनके पीछे से आ जाती है और तीनों को बंदी बना लेती है। इस डार्क शेमन ने इन तीनों को रस्सी की मदद से इनको पिलर पे बांध दिया था और उसका एक आदमी इन सब पर नजर रखने के लिए छोड़ दिया था। अब यान्तो धीरे से अपने लाइटर से उस रस्सी को आग लगाकर रस्सी तोड़ लेता है और उस आदमी को चकमा देकर ये तीनों वहां से भाग जाते हैं।
अब आनंद नोरा के घर जाती है और यानको और वो हेल्पर उस रिचुअल वाली जगह पर गए थे जिससे कि वो आर्यो का फोटोग्राफ ढूंढकर उसको जला दें और स्पेल का असर खत्म हो जाए। अब आनंद नोरा के घर पर पहुंच जाती है जो कि एक बहुत ही बड़ा आलीशान मेंशन था। वहां पर आनंद आर्यो के सोफे पर बैठा हुआ था। आर्यो की आंखों को देखकर पता चल रहा होता है कि वो होश में ही नहीं है, किसी के वश में है। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि यान तो आर्यो की तस्वीर नहीं ढूंढ पा रहा था। वो पूरी कोशिश करता है, एक ग्रेव में से सारी फोटोज निकाल कर देखता है और तभी हम नोरा के घर पर देखते हैं कि आर्यो अचानक से अपना सर फ्लोर पर मारने लगता है। आनंद उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है और आर्यो का नाम चिल्लाती है, लेकिन वो नहीं रुकता। उसके सर से बहुत सारा खून बह रहा था कि तभी वहां पर नोरा आ जाती है और आर्यो को रुकने के लिए कहती है और तब आर्यो रुक जाता है, यानी कि वो उसके वश में था। आनंद नोरा को गुस्से में कहती है कि ये मेरा हस्बैंड है और तुमने इसको वश में कर रखा है, तुम एक घटिया इंसान हो और नोरा की वजह से उसके अंकल और उसकी फेवरेट कजन अमारा खत्म हो गई। अब ये सब कहते हुए आनंद इमोशनल होकर रोने लगती है, लेकिन इस बात पर नोरा कहती है कि वो बुरी नहीं है, उसके पास इतना पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आनंद के पास क्या है? वो तो एक गरीब लड़की है, लेकिन फिर भी आर्यो ने उसको चूज कर लिया और उसको क्या मिला उससे शादी कर। ये सुनकर आनंद थोड़ी सी दुखी हो जाती है। तब नोरा आर्यो को आनंद को खत्म करने का ऑर्डर देती है और आर्यो उसका गला दबाकर उसको मारने लगता है। आनंद उसका नाम पुकारती रहती है कि आर्यो मैं तुम्हारी बीवी हूँ, पर आर्यो बिल्कुल नहीं सुनता। तभी आनंद पूरी ताकत से आर्यो को धक्का देकर नोरा पर वार करने जाती है। अब नोरा यहाँ पर अपने क्लैप के जरिए इन दोनों में से किसी को भी स्पेल के जरिए वश में कर सकती थी और रिलीज भी कर सकती थी, यानी कि यहाँ पर ये जो काला जादू था वो इन दोनों पर ही करा गया था। खैर अब वो आनंद को ही आर्यो को खत्म करने का ऑर्डर देती है और दोनों पति पत्नी एक दूसरे की जान लेने में लग गए थे। अब कभी एक वश में होता तो दूसरा नॉर्मल आ जाया करता और इसी वजह से दोनों की हालत बहुत खराब हो गई थी कि तभी दोनों ही स्पेल से रिलीज हो जाते हैं और फ्लोर पर गिर पड़ते हैं और हमको पता लगता है कि यान्तो ने फाइनली दोनों की तस्वीरें ढूंढ कर जला दी थी और अब नोरा क्लैप करती है तो उसके वश में कोई भी नहीं था। वो गुस्से में आनंद को मारने आती है कि तभी आनंद रोते हुए बताती है कि वो आर्यो के बच्चे की मां बनने वाली है। ये सुनकर नोरा थोड़ी शांत होती है और पीछे हट जाती है और आर्यो पर बहुत गुस्सा करती है कि तभी सीढ़ियों से एक बच्चा नीचे आता है जो कि करीबन 7 या 8 साल का था। खैर अब वो आर्यो के पास आकर रोने लगता है और कहने लगता है कि पापा प्लीज उठ जाओ और इस बात पर आनंद शॉक्ड हो जाती है। नोरा उसको बताती है कि वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा बिना पिता के बड़ा हो और वो अपने पिता से बहुत प्यार करता है। अब नोरा ये कहती है कि उसने आनंद का घर नहीं तोड़ा बल्कि आनंद ने नोरा का घर तोड़ा है, लेकिन इसमें गलती उसकी भी नहीं थी और वो दोनों ही आर्यो के जाल में फंस गए थे। तो दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी की असली पत्ते, यानी कि आर्यो स्टार्टिंग से ही गलत इंसान था। हमको पता चलता है कि आर्यो और नोरा 7 साल से रिश्ते में थे और उनका एक बेटा भी था, लेकिन आर्यो एक चीटर था जिसने कि नोरा को भी धोखा दिया था और इसलिए उसने लिंथरिक स्पेल की मदद से सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए यहाँ पर आर्यो के ऊपर ऐसा किया, यानी कि आर्यो स्टार्टिंग से ही गलत इंसान था। अब अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि आर्यो अब किसी और नई लड़की के साथ में था, यानी कि वो कभी भी नहीं सुधरने वाला। तभी हम देखते हैं कि उसके घर पर वो लड़की असल में एक डीमन होती है जो कि आर्यो को खत्म कर देती है, क्योंकि शायद से कोई नया स्पेल करवाया गया होगा और आर्यो को खत्म करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि यहाँ पर वो कभी भी नहीं रुकेगा। और हम ये नोटिस करते हैं कि वो हमेशा नोरा से बात नहीं करता था बल्कि वो किसी और ही लड़की से लगा रहता था, यानी कि वो आउट ऑफ टाउन में किसी और लड़की के पास ही गया था। तभी तो नोरा गुस्से में आकर उस शेमन के पास में गई थी कि ये सब असर क्यों नहीं कर रहा है। तब जाकर उस शेमन ने बताया था कि नोरा को खुद ये सब कुछ करना होगा। तब जाकर यहाँ पर आर्यो उसके पूरे बस में आया था और तब जाकर हम देखते हैं कि इस डीमन ने फाइनली आर्यो को खत्म कर दिया था। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि आर्यो जो था उसने आनंद और नोरा के अलावा भी कई महिलाओं के साथ संबंध बनाए थे और उनमें से ही एक महिला उसकी मौत का कारण बनी। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि आनंद अपने बच्चे को जन्म दे देती है और आगे की लाइफ वो पीसफुल जीने की कोशिश करेगी। सबसे बड़ी बात कि नोरा उसकी हेल्प कर रही होती है क्योंकि वो काफी अमीर इंसान थी और मुझे ऐसा लगता है कि इसी स्पेल की वजह से ईटरी अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन अब उसकी ईटरी काफी अच्छी चल सकती है। लेकिन हाँ, अब आनंद को अब ऐसे गिल्ट के साथ जीना पड़ेगा जिसके अंदर वो हमेशा सोचती रहेगी कि वो कैसे चीटर आदमी के साथ थी। इसी के साथ में सोसो कहती गा लिंथरिक फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में।